यही ऐसी मानते हैं ना। विमल बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबा में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली, हाजिर हूं प्रहार लेकर। और प्रहार में आज हम जिन खबरों की बात करने वाले हैं, जिन खबरों का विश्लेषण करने वाले हैं, वो खबरें कौन सी हैं पहले ये जान लीजिए। प्रहार में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कंगाल पाकिस्तान की। पाकिस्तान पहले तो दाने दाने को मोहताज था, लेकिन अब पानी की कमी के चलते प्यासा मरने को भी मजबूर हो गया है। पाकिस्तान में जलयुद्ध छिड़ गया है और आलम यह है कि पानी के लिए कभी किसी नेता का घर जला देते हैं लोग, तो कभी बिलावल भुट्टो की बहन के काफिले पर हमला हो जाता है। आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत की कूटनीति के चलते पाकिस्तान में जलयुद्ध और गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए हैं और शहबाज शरीफ मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे भारत की ऐसी उपलब्धि की जिसने दुनिया भर में मोदी सरकार की उपलब्धियों का, नीतियों का डंका बजा दिया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और इसी के साथ भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आखिर कैसे बना भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी, क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, समझाएंगे आपको। और आखिर में बात करेंगे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां एक बार फिर से तख्ता पलट जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। सेना और यूनिट सरकार आमने सामने आ गई है और ढाका में हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। तो क्या बांग्लादेश में यूनिट सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि सिंदूर की मार के बाद अब पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। दिखाएंगे आपको आगे। पहले तो इन्होंने 50 रुपीज़ रखे, उसकी वजह से सब वैन्स वगैरह बंद हो गई। अब ये लोग भी 100% 50% ही इसका ऊपर कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। तो कंगाल पाकिस्तान तो पहले से ही भिखारी है, कई देशों से भीख मांगता फिरता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। और ऐसा हाल हो गया है जहां पे महंगाई के वार के चलते आतंकिस्तान यहां पर लाचार हो गया है। खाना, पानी, तमाम चीजें, रोजमर्रा की जरूरतें, सब कुछ महंगी हो चली है। और ऐसा हो गया है जहां पे जो जनता है वो अब सरकार के सामने आके खड़ी हो गई है। महंगाई के मार के चलते आतंकिस्तान लाचार हो गया है और हाहाकार यहां पर मचा हुआ है। जिस तरीके से अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो वैसे तो पहले से भी पाकिस्तान की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें महंगी थी। इसके अलावा अगर बात की जाए बाकी अन्य चीज़ों की, तो चाहे सब्जियाँ हो, चाहे मटन हो, चाहे दूध हो, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर महंगी हो चुकी थी। लेकिन जिस तरीके से भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिस तरीके से कई बड़े और कड़े फैसले किए गए, उसका नतीजा ये हुआ कि अब पाकिस्तान पीने के पानी को भी यहाँ पर मजबूर हो गया है और अब यहाँ पे हालात इतने बदतर हो गए हैं कि प्यासा मरने को मजबूर हो गया है। तो देखिए क्या हालात हो गए पाकिस्तान में। खाना महंगा हो गया है, पहले से जो सब्जियां हैं उनके दाम आसमान छू रहे हैं। चना दाल से लेकर के, अंडे से लेकर, सब्जियां, दूध, मटन, जो रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें हैं, उनके भाव आसमान छू रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अब पानी भी बंद हो गया है। पानी ऐसा बंद हुआ है जहां पे अब ये माना दरअसल जा रहा है कि मई जून के महीने में जब फसलों की पैदावार का मौसम होता है तो वहां पे सूखा पड़ने के आसार हो गए हैं। और इसी वजह से पीने के पानी के साथ साथ यहाँ पे पाकिस्तान की जो आर्थिक कमर है वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान का हाल बेहाल है। पाकिस्तान में लगातार आवाम की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जल सिंधु जो संधि जो थी वो खत्म हो गई, सस्पेंड हो गई, जिसके बाद पानी की भारी किल्लत हो गई है और पानी नहीं मिलने के चलते लगातार वहां पर खाने पीने की चीजें, जो सामान है, वो महंगे हो रहे हैं। 10 मई के बाद कीमतों में जो उछाल है वो देखा जा रहा है और कई जगहों पर जो बुनियादी जरूरतें हैं, उनका जो सामान है वो भी यहाँ पर खत्म हो गया है। तो दरअसल जो तमाम चीजें वो आपस में जुड़ी हुई हैं। पानी नहीं है, सिंचाई नहीं हो पा रही है, फसलें खराब हो रही हैं, चीजें महंगी हो रही हैं और जो चीजें महंगी हो रही हैं उसके चलते यहाँ पर पाकिस्तान में जो उसकी आर्थिक कमर यहाँ पे टूटती हुई दिखाई दे रही है। ग्राउंड पे हालात क्या है चिनाब नदी के आसपास के इलाकों में, ग्राउंड रिपोर्ट किसे दिखाते हैं आपको।
2-4 दिन पहले जो है ना वो पानी का लेवल यहाँ तक था, और जब इंडिया की तरफ से जो है ना वो पानी रोक दिया गया, तो ये आप सामने देख सकते हैं कि जो ये दरिया ये कितनी दूर चला गया। अब हम कोशिश करते हैं इसके अंदर जाने की, और अंदर जाके जो है ना वो अपडेट देते हैं आपको। ये सामने आप देखें, ये देखें बिल्कुल जो है ना वो ये रेत जो है वो गीली है। ये इस बात का सबूत है, 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी पानी था, और जब इंडिया की तरफ से जो है ना दरिया चनाब का जो पानी है वो रोक दिया गया, उसके बाद जो है ना ये पानी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ना वो कमियाँ आ रही है, यहाँ कमी आ गई है। ये आप देखें कितना जो है ना नॉर्मल दिनों में यहाँ तक जो है ना वो बंदा नहीं आ सकता, जो है ना दूर दूर तक रह सकता है। ये तकरीबन हम जो है ना वो 100 मीटर अंदर आ चुके हैं रावी रिवर के अंदर, दरिया चनाब के अंदर। और यहाँ पर देखें आप पानी का फ्लो, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें बहुत ज़्यादा कम जो है ना वो पानी का फ्लो हो गया है। तो चिनाब नदी की हालत देखिए आपने, जहां पे तय कर पाना मुश्किल है कि वहां कभी नदी भी हुआ करती थी, पानी भी हुआ करता था, सूखा पड़ा हुआ है। सोचिए अभी ये हालात है, कुछ महीनों के बाद कैसे हालात होंगे ये भी तय करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान का दम निकल रहा है। जिस तरीके से वाटर बम फोड़ा गया है भारत की ओर से पाकिस्तान के ऊपर, अब यहाँ पे हालात ऐसे हो गए हैं जहां पर सूखा पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से वाटर बम फोड़ा गया है भारत की ओर से, आर्थिक कमर टूटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान एक बार फिर से भी का कटोरा लेकर के कहीं और यहां पर निकलने वाला है। इस बीच पाकिस्तान के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो विपक्ष के जो नेता हैं, वो भी सरकार पे हमलावर हैं। शिबली फराज क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। तो सुनाएंगे आपको कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं दरअसल वो जरा जान लीजिए पहले ग्राफिक्स के जरिए। उनका ये कहना है दरअसल कि भारत हर फ्रंट पे हमें घेर रहा है और हमें यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। इस बीच मोइन भट्टू क्या कुछ कह रहे हैं, जो जल संसाधन मंत्री है पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से ट्रीटी सस्पेंड की गई, हमें आवाज उठानी चाहिए, और वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना एक्ट ऑफ वॉर है, धमकी भी दे रहे हैं यहाँ पे। इस बीच सैयद अली जफर जो सांसद है पाकिस्तान के, वो क्या कह रहे हैं, इंडस बेसिन कह रहे हैं कि हमारी लाइफ लाइन है और हमारे ऊपर वाटर बम फोड़ा गया है। इस बीच मोहम्मद हुमायूं जो सांसद है पाकिस्तान के, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पड़ोसी ने हमारा पानी रोक दिया है, कोर्ट से पानी का हिसाब नहीं हो पाएगा। यानी कि जो अलग अलग सांसद हैं, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, वो सभी अपनी अपनी ओर से प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। कोई नाराजगी जाहिर कर रहा है तो कोई चिंता जता रहा है कि आने वाले महीनों में और हालात कैसे होने वाले हैं पाकिस्तान में। इस बीच पाकिस्तान के हालात दिन पर दिन बद से बदतर हो रहे हैं, क्योंकि 21% जो खरीफ की फसलें हैं वो खराब होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यही महीना होता है जून जुलाई का, जब सिंचाई होती है। सिंचाई के लिए पाकिस्तान के पास अब पानी नहीं है, यानी कि जो हालात पहले थे उससे कहीं ज्यादा खराब अब आने वाले महीनों में होने वाले हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। भारत का वाटर बम, पाकिस्तान का निकला दम। पानी की मार, सड़क से संसद तक हाहाकार। भारत ने रोका पानी, बिलबिला रहे पाकिस्तान। पाकिस्तान समझ चुका है कि भारत से टकराकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक तरफ तो वो भारतीय सेना के हाथों पिटा है, दूसरी ओर सिंधु जल संधि सस्पेंड होने से पाकिस्तानियों का गला सूख रहा है। हालत यह है कि सड़क से संसद तक पानी पानी की गूंज सुनाई दे रही है। पहले से ही घुटनों पर आ चुका पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। आवाम चिल्ला रही है कि पानी नहीं मिला तो मर जाएंगे, और इसी त्राहिमाम को देखकर शहबाज सरकार का भी गला सूख रहा है। हालात इतने खराब हैं कि चाहे आतंकी हो, आर्मी हो या फिर पाकिस्तान के नेता, सब पानी को लेकर बिलबिला रहे हैं। पाकिस्तानी सांसद तो मान चुके हैं कि अगर शहबाज भारत के साथ पानी का मुद्दा नहीं सुलझा पाए तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि सिंधु बेसिन ही पाकिस्तान की लाइफलाइन है और इसी को भारत ने कट कर दिया है। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। चिनाब नदी तो सूखे पड़ी है,
लेकिन अब पाकिस्तान सरकार का हलक भी सूख रहा है और यही वजह है कि नेताओं के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी भी अपने पाले पोसे आतंकियों की भाषा बोल रही है। आतंकी हाफिज सईद की धमकी दोहरा रही है, गिदड़ भभकी दे रही है। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। भारत की नीति से पाकिस्तान इतना कांप उठा है कि पानी की जगह खून बहने की धमकी देने वाले अच्छे लाइन पर आ गए हैं। तिलमिलाहट इतनी है कि जुबान पर बस पानी पानी है। पानी का ऐसा मामला है कि हम उसको कैजुअली ले नहीं सकते और आई एम श्योर कि हमारे जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं या जो इंडस वाटर ट्रीटी के हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो सब एक उनको इकट्ठा करके एक हमने कुछ पॉलिसी हम यकीनन कुछ ना कुछ तरतीब दे रहे होंगे। पाकिस्तान और उसके पाले आतंकी गुर्गे चाहे जितना तिलमिलाए, जितना भी गिड़गिड़ाए, चाहे जितनी गिदड़ भभकी दे दे, लेकिन भारत का स्टैंड एकदम साफ है। पीएम मोदी साफ कह चुके हैं कि भारत का पानी अब भारत के हक में बहेगा। जो पानी पहले बाहर जाता था वो भारत की जरूरतों के लिए इस्तेमाल होगा और अब पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। भारत किसी कड़े रुख से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है। आवाम पानी के लिए मोहताज है तो महंगाई की मार है, आवाम लाचार है। लाचार इस कदर है कि यहाँ पर जो जनता है वो नाराज दिखाई दे रही है और अब वो सरकार के सामने आके खड़ी हो गई है। पाकिस्तान में लगातार महंगाई का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। महंगाई यहाँ पे जिस तरीके से बढ़ रही है, लोगों के लिए घर संभाल पाना बहुत मुश्किल हो गया है। फल सब्जी के बाद अब बस में सफर करना भी यहाँ पर महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की राजधानी में यहाँ पे बस का किराया बढ़ा दिया गया है। सरकारी बसों में भी किराया 100% बढ़ा दिया गया है। 26 मई से बस किराए दोगुना का इजाफा कर दिया गया है। मुसाफिरों को 50 के बजाय 100 रुपए देने होंगे। जरा सोचिए कि जस्ट डबल कर दिया गया है यहाँ पे बस का किराया भी। तो पहले खाने पीने की चीजें तो महंगी थी ही थी, लेकिन अब यहाँ पे जो बस का किराया है, जो वहां पे लोगों के लिए ट्रैवल के लिए एक बड़ा बेस है, एक बड़ा सिस्टम है, वो भी यहाँ पर महंगा कर दिया गया है। और इसी के चलते जो यहाँ पे तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दरअसल ये देखिए बस किराए को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपको वो दिखा रहे हैं। ये बसें हैं पाकिस्तान की और यहाँ पे देखिए किस तरीके से हालात बने हुए हैं। यहाँ पे बस किराए को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें साफ साफ जो नए रेट्स हैं उन्हें दिखाया गया है, बताया गया है। बस किराए को लेकर के यहाँ पे जो लोग हैं वो नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। आवाम क्या कुछ कह रही है बस के बढ़ोतरी को लेकर, किराए को लेकर के, सुनवाते हैं आपको। पहले तो इन्होंने 50 रुपीज़ रखे, उसकी वजह से सब वैन्स वगैरह बंद होंगी। अब ये लोग भी 100% 50% ही इसका ऊपर कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। लेकिन जरा सोचिए कि पाकिस्तान जैसा देश जहां पर खाने को नहीं है दाने और चले हैं जश्न मनाने। महंगाई और करारी हार के बाद पाकिस्तान में डिनर पार्टी हो रही है। भारत से हार का झूठा जश्न मनाया जा रहा है, प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है और ये सब कुछ कर रही है पाकिस्तान की सरकार। मुल्ला मुनीर ने रावलपिंडी में डिनर होस्ट किया था। पार्टी में तमाम जो पाकिस्तान के नेता हैं वो मौजूद रहे।
पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी यहां पर मौजूद रहे। अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्री भी पार्टी में शामिल हुए। डिनर पार्टी का वीडियो अब यहां पर ISPR ने जारी किया है। जरा सोचिए कि जिस तरीके से यहां पे भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, इसके बाद जश्न मनाया जा रहा है। अब सवाल यहां पर है कि किस तरीके से जश्न है ये, किस बात का जश्न है ये? क्या जो धज्जियां उड़ाई कि भारत की ओर से पाकिस्तान के एयरबेसों की या अलग अलग आतंकी के अड्डों की, क्या जश्न उस बात का है? तस्वीर निकल के सामने आई उसी डिनर पार्टी की। देखिए, कंगाल पाक जहां की आवाम लाचार है, बेचारा है, बसों का किराया बढ़ाया जा रहा है, खाने पीने के सामानों में महंगाई बढ़ रही है, वहां पे पाकिस्तान के जो पीएम है वो डिनर पार्टी कर रहे हैं। अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जा रहा है। डिनर पार्टी होस्ट करके मुल्ला मुनीर को देख रहे होंगे आप यहाँ पे, जो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जरा सोचिए किस देश का हालात और हाल जो सूरत है वो दिखाई दे रहा है कि जो पीएम है वो पार्टी कर रहे हैं, जो आम जनता है वो दाल सब्जी दूध चीनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी यहाँ पे महंगाई का रोना रो रही है। देखिए, कंगाल पाक में डिनर पार्टी होती है। आतंकिस्तान पे जिस तरीके से यहाँ पे जो स्ट्राइक की गई, इसके बाद से जो आर्थिक हालात है वो यहाँ पे जो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। आवाम पर महंगाई की मार, पाकिस्तान में हाहाकार, खाने खाने को मोहताज, आवाम पर गिरी गाज। पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। आवाम के पास खाने को दाने नहीं है। आटा दाल चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। बस में सफर करना पाकिस्तानियों को महंगा पड़ रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शहबाज और मुनीर महंगे महंगे होटलों में डिनर पार्टी कर रहे हैं। भारत के हाथों पिटने के बाद भी झूठा जश्न मना रहे हैं। शायद शहबाज भूल गए हैं कि उनके ही देश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दूध आटा चावल फल सब्जियों की कीमत उछाल मार रही है। लेकिन बेशर्मों की तरह पाकिस्तान के हुक्मरान पार्टी के नशे में डूबे पड़े। इस पार्टी की तस्वीरें पाकिस्तानियों को भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें हैं भारत से मिली करारी हार के बाद झूठे जश्न की। ये तस्वीरें हैं 11 एयरबेस तबाह होने के बाद हुक्मरानों के चेहरों पर खुशी की। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के बाद आवाम को चिढ़ाने की। ये तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान बेशर्मी की किस हद तक जा सकता है। हालात ये है कि भले ही भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया हो, लेकिन इनकी हेकड़ी और झूठा दिखावा अभी कम नहीं हो रहा है। सब साथ मिलकर पाकिस्तान की तबाही का जश्न मना रही हैं। तभी तो डिनर टेबल पर मुल्ला मुनीर के साथ पाकिस्तान का डेप्यूटी पीएम और विदेश मंत्री, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली का स्पीकर, शहबाज सरकार के सारे मंत्री साथ बैठे दिख रहे हैं। पूरी दुनिया को पता है कि कैसे 4 दिन में भारत ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया था। शहबाज मुनीर रण छोड़कर बंकर में दुबक गए थे। पाकिस्तानी रेंजर अपनी चौकियां छोड़कर भाग खड़े हुए थे, जिसके बाद गिड़गिड़ाता पाकिस्तान दुनिया भर में भारत से रहम दिलाने की भीख मांग रहा था। लेकिन उसी के कुछ दिनों के बाद डिनर पार्टी कर पाकिस्तान ने साफ दिखा दिया कि उसका असली चेहरा क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान जो कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसे समझ में आ गया कि जो दुश्मनी भारत से वो बहुत महंगी पड़ने वाली है। इतनी महंगी पड़ने वाली कि पूरा देश यहाँ पे लाचार दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आर्थिक स्ट्राइक की गई है, तो पाकिस्तान को जो दुश्मनी भारत से बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि IMF से कर्जा लेने के बाद आवाम पे जो उसका बोझ है वो बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, यानी महंगाई और बढ़ेगी। IMF ने कर्जे के बदले पाक के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं। 2026 तक का जो बजट है IMF की शर्तों के मुताबिक पास करना होगा, ये साफ साफ शर्त रखी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ अब एक और एक्शन की बड़ी तैयारी यहां पर की जा रही है। वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले कर्जे का भी भारत यहां पे विरोध करेगा, जिससे मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है और भारत की ओर से FATF को डिटेल डोजियर भेजा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से एक के बाद एक जो कूटनीतिक चोट है भारत की ओर से पाकिस्तान को देने की तैयारी की जा रही है। इस बीच अब्दुल बासित क्या कुछ कह रहे हैं मौजूदा हालात को लेकर, सुनवाते हैं आप। भारत जो है वो ग्राउंड प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को जो है FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। तो भारत की अब ख्वाहिश यही है कि हमें दोबारा
FATF के इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि उससे होता यही है कि आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपके एक्सपोर्ट्स भी हर्ट होते हैं, तो काफी उससे प्रॉब्लम्स तो हो जाते हैं। तो कर्जे पर कर्जा है, लेकिन आतंकियों पर पूरा पूरा खर्चा है, क्योंकि काम ही एक ही है, आतंक फैलाना है, आतंक की फसल तैयार करनी है, आतंकियों को पालना पोसना है, पड़ोसी देशों में भेजना है, आतंक को फैलाना है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में डर का माहौल है। भीख मांग कर रक्षा बजट में यहाँ पे वृद्धि की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। डर इतना ज्यादा है, हमारा पड़ोसी बहुत खतरनाक है उनकी ओर से कहा जा रहा है। पाकिस्तान के मंत्री ये कह रहे हैं, और क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, कर्ज के पैसे को पहले भी ऐसे ही हमने बर्बाद करता रहा है पाकिस्तान, देखा भी हमने, लेकिन भीख मांगकर आतंकियों को करोड़पति बनाने का यहाँ पर फैसला किया जा रहा है। IMF से लोन लेकर आतंकियों पर खजाना लुटाया जाता रहा था और अभी भी किया जा रहा है। मसूद अजहर के परिवार को 14 करोड़ देने का यहाँ पर ऐलान किया गया था। सोचिए, जिस देश की आवाम छोटी छोटी जरूरतों के लिए महंगाई का रोना रो रही है, उस देश में कर्जा ले लेकर सिर्फ आतंकियों के परिवारों को, आतंकियों को पालने पोसने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जहां पे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर US की रिपोर्ट सामने आई है। और यहां पे जो रिपोर्ट है वो क्या, जरा वो भी जान लीजिए। किस तरीके से यहां पे पाकिस्तान की ओर से परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाया जा रहा है, ये रिपोर्ट कह रही है। विदेशी सप्लायरों से भी हथियार खरीद रहा है पाकिस्तान, ये भी रिपोर्ट बता रही है। साथ ही भारत से तनाव के बीच बढ़ रहा है हथियारों का जखीरा। भारत की बढ़ती ताकत से खौफ में है पाकिस्तान, ये भी रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का बढ़ता हथियार जो जखीरा है वो खतरनाक हो सकता है। तो जो US की रिपोर्ट है परमाणु को लेकर के, जिसका दम और जिसका डर पाकिस्तान की ओर से बार बार दिखाया जाता है, उसको लेकर जो US की रिपोर्ट है वो सामने आई है। और ये कहा गया उस रिपोर्ट में कि भारत की बढ़ती ताकत से खौफ में है पाकिस्तान, और यही वजह है कि यहाँ पे उसकी ओर से जो जखीरा है हथियारों का वो बढ़ाया जा रहा है। यानी कि वो पाकिस्तान जो भले कर्जे में डूबा हुआ हो, लेकिन कर्जा ले लेकर के जिस तरीके से अपनी ओर से हथियार है वो तैयार किए जा रहे हैं, भले आवाम पे चाहे कितना भी प्रेशर पड़े, कितनी भी महंगाई यहाँ पर बढ़ जाए, लेकिन हथियार तो चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ काम ही एक है, हथियार खरीदना, हथियार चलाना। तो जरा सोचे कि सिंदूर की मार के बाद पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो गए यहाँ पर कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। वाटर बम तो फोड़ा जा ही चुका है, लेकिन जो यहाँ पे तस्वीर दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं आपको बहरीन की, कतर की, दक्षिण कोरिया की और USA की। दरअसल ये वो तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को, झूठ को और असली चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए काफी है। क्योंकि जो सांसद है भारत के, वो अलग अलग देशों में जा करके ये बता रहे कि किस तरीके से पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को पालता पोसता है, उसे इस्तेमाल करता है पड़ोसी देशों को परेशान करने के लिए। देश के अलग अलग जो सांसद हैं वो जा रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों में और वहां जाके पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको पूरी। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जारी है पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का प्लान। यही वजह है कि सैन्य स्ट्राइक और वाटर स्ट्राइक के बाद भारत अब डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर रहा है। घर में घुसकर स्ट्राइक के बाद भारत अब उसे दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहा है, जिससे आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका की है, जहां कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क पहुंचा और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों को पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की पूरी जानकारी दी। और यहीं से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दुनिया को भी संदेश दिया। Our country has stood up against the forces of evil who attacked us on the 22nd of April. We hope that a lesson has been learned by those who perpetrated this attack and by those who finance, train, equip and direct them. But we want to communicate to the world that we will not be sitting quietly if this is repeated. वही मुस्लिम देश बहरीन पहुंचे AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो आतंकियों की सरपरस्ती वाली पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान का समर्थन करने वालों की पोल खोल कर रख दी। साफ संदेश दिया कि पाकिस्तान ही आतंक की नर्सरी है। जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। There is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have our political differences, but when it comes to the integrity of our country,
it is high time that the neighboring country understands, and I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan in grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. साफ है कि भारत अब तैयार है, जो पाकिस्तान को किसी मोर्चे पर छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि न केवल आतंकिस्तान के असली चेहरे से पर्दा उठाया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी स्ट्राइक की जा रही है, जिससे पूरी दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान ही आतंकियों का पनाहगार है और दुनिया से मिल रहा कर्जा वो आतंकियों को पनपाने के लिए करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच अमेरिका की रक्षा मंत्री पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ का बड़ा आरोप सामने आया है। अमेरिका हथियार बेचने के लिए युद्ध करवाता है, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। देशों के बीच तनाव पैदा कर हथियार बेचता है, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। दशकों से अमेरिका भड़का रहा है युद्ध की आग, ये भी ख्वाजा आसिफ की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका पर आरोप लगाया गया है और अमेरिका के रक्षा मंत्री का यह आरोप है कि दरअसल दशकों से अमेरिका की ओर से देशों को भड़काया जाता है और यहाँ पे उसकी ओर से यह भी कहा गया दरअसल कि हथियार बेचने के लिए जिस तरीके से अमेरिका की ओर से तमाम देशों को युद्ध के लिए भड़काया जाता है, तनाव पैदा करता है यूएस, इसके बाद हथियार बेचता है। तो देखिए ख्वाजा आसिफ की ओर से अमेरिका पर ही आरोप लगाए गए। अब इस बीच पाकिस्तान में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, सरकार के खिलाफ जनता सामने आके खड़ी हो गई है। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं दरअसल कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि सेना और सरकार पहले आमने सामने थी, लेकिन अब जनता और सरकार आमने सामने आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई का बम फूटा है। बलूचिस्तान से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा में भी युद्ध के जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, गृह युद्ध जैसे हालात है। कई बार जनता की ओर से हमने जो प्रदर्शन देखे हैं वो तस्वीरें डराने वाली है। इस बीच पाक सरकार का यहाँ पे जोरदार विरोध किया जा रहा है। हुक्मरानों के खिलाफ यहाँ पे पाक में गृह युद्ध जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, जहां पे आपस में ही लग रहा है ऐसा कि कई लोग आज जुटे हुए हैं पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ही, चाहे बलोच के लोग हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा के लोग हो। सिंध में आवाम ने पाक सरकार का विरोध किया है। बेनजीर भुट्टो की बेटी के काफिले पर यहां पे हमला तक कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर लाठी डंडों से हमला किया। बलूचिस्तान में भी पाक सैन्य बलों के काफिले पर हमला किया गया। काफिले को निशाना बनाकर 3 जगहों पर ब्लास्ट किए गए। लगातार पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं और जो हालात हो रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। तो जरा सोचिए कि पाकिस्तान में फिलहाल हालात कैसे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ गई जहां पे एनडीए की बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया है। एनडीए की बैठक में सेना को धन्यवाद दिया गया है। इसी के साथ साथ जाति जनगणना पर केंद्र को भी धन्यवाद दिया गया है। जाति जनगणना को भी यहाँ पे जिस तरीके से प्रस्ताव पास किया गया, इसके बाद अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण ये रहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यहाँ पे सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाया गया है, उनका उत्साहवर्धन किया गया है, धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पे लाया गया है। और जिस तरीके से देश की सेना ने अभूतपूर्व कार्य किया, अभूतपूर्व यहाँ पे ऑपरेशन चलाया, उसको लेकर के यहाँ पर जो है तस्वीर दिखाई दे रही, जहाँ पे सांसदों की ओर से, नेताओं की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव जारी किया गया। और अब बात करेंगे भारत की एक ऐसी उपलब्धि की जिसने कई देशों को पीछे छोड़ करके एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ हो रही है। जी हां, भारत अब देश की 4थी बड़ी इकोनॉमी बन गया है और इसीलिए दरअसल कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार की नीतियां हैं उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। जो नीतियां रही बीते दिनों, चाहे स्टार्टअप की बात कर ले हम, चाहे हम रोजगार के लिए बात कर ले, चाहे हम बाकी अलग अलग क्षेत्रों में किए गए कार्यों की बात कर ले, जिस तरीके से रिजल्ट उसका निकल के सामने आया है, चौतरफा तारीफ हो रही है। दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पे भारत बन गया है। भारत ने जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। नीति आयोग के सीईओ ने इसकी जानकारी साझा की है और यह कहा कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के पार पहुंच गई है। भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी का यहाँ पर जो असर है वो दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल मार्केट फंड के आंकड़े भी सामने आए हैं, जिससे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो रिजल्ट निकल के सामने आया है उसने बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की ओर से हासिल की गई है। इस बीच जो नीति आयोग के सीईओ है वो क्या कुछ कह रहे हैं बड़ी उपलब्धि को लेकर, सुनवाते हैं आपको। Already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak.
We are a $4 trillion economy as I speak, and this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. तो सुना आपने कि किस तरीके से नीति आयोग के सीईओ की ओर से जानकारी साझा करके बड़ी उपलब्धि जो है इसके बारे में बताया गया है। लेकिन जरा देखिए कि जो ग्राफ है दुनिया के बाकी ताकतवर देशों का वो क्या कुछ कहता है। सबसे टॉप पर है यहाँ पर अमेरिका, जो 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इनको दिखा रहे हैं हम, जहां पर देखिए चीन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 19.23 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। इसके बाद जर्मनी का नंबर आता है जहाँ पे 4.74 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। इसके बाद नंबर आता है भारत का, जहाँ पे 4.87 जो इकोनॉमी है वो बता रही है। जापान की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जापान जो है वो 4.186 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। यानी कि जो ग्राफ है वो लगातार तेजी से भारत के पक्ष में जा रहा है और भारत ने यहाँ पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इस बीच चौथी जो अपना पायदान है वो यहाँ पे बना लिया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत जम के तारीफ की है और क्या कुछ कहा है बड़ी उपलब्धि को लेकर, सुनवाते हैं आपको। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ निरंतर जारी है और उसी का परिणाम है कि कभी 11वें नंबर पे थे हम, मोदी जी के नेतृत्व में घटते घटते हम 5वें पे आए और अब 4थे पे पहुंच गए। जल्दी 3रे पे होंगे और बाद में होंगे हम नंबर 1, भारत रहेगा नंबर 1। तो सुना आपने कि शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं और किस तरीके से मोदी सरकार की नीतियों की जो तुलना है यहाँ पे वो तो की जा रही है, लेकिन जो बड़ी उपलब्धि उसकी तारीफ भी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जो लक्ष्य है वो काफी बड़ा है। भारत का जो लक्ष्य है वो क्या है? वो 3रे पायदान पर पहुंचना है। ये अपने आप में बड़ा लक्ष्य है। अभी जर्मनी 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसी को टास्क बनाते हुए भारत को इससे पार करना है। जर्मनी भारत से 0.55 ट्रिलियन डॉलर आगे चल रहा है और यही टास्क है भारत के सामने। भारत अपनी योजना पर टिका रहा, सोच पर टिका रहा, तो नतीजे ये निकले कि जहां पे भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की, भारत ने 3 साल में जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। तो जो 3 साल का ये जो सफर रहा ये काफी महत्वपूर्ण रहा। अब इस भारत की जो सालाना ग्रोथ रेट है वो 6 से 7% है, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिका और चीन की इकोनॉमी जो है अभी भी आगे है, यही टास्क है। इसीलिए कहा दरअसल जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे जो लक्ष्य है वो काफी बड़ा है और इसी लक्ष्य को साधने के लिए लगातार काम भी किया जा रहा है। हालांकि ये उपलब्धि उस मौके पर हासिल हुई है जब दुनिया में टैरिफ को लेकर के जो रणनीति है, जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। इस बीच जो तनाव देखा हमने भारत पाकिस्तान के बीच, हमने वो भी देखा। लेकिन इन सबके बावजूद भारत ने यहाँ पे सुपर पावर बनकर जिस तरीके से बड़ी उपलब्धि हासिल की है, दुनिया पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे होगा क्या वो भी जान लीजिए। दुनिया में भारत की दमक और चमक और बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छवि और मजबूत होगी, G20 और IMF में प्रभाव और बढ़ जाएगा, ग्लोबल कंपनियां भारत में और निवेश करेंगी, इन्वेस्टमेंट हब बनने से FDI में वृद्धि होगी और इसी के साथ साथ भारत क्षेत्रीय स्थिरता लीड कर सकता है। बड़े देशों से रणनीतिक साझेदारी जो है वो मजबूत होगी क्योंकि इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी। भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि जो इसका असर होगा वो यहाँ पर दूरगामी होगा। इसलिए दरअसल कहा जा रहा है कि ये जो सफर रहा 3 साल का, ऐतिहासिक रहा और बड़ी उपलब्धि अभी यहाँ पे सामने आई है। इस बीच जो CEO है एग्रो फाउंडेशन के चरण सिंह, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस उपलब्धि को लेकर, वो भी जान लीजिए। जहाँ पर ये शान की बात है और जहाँ पर ये बहुत मैटर ऑफ प्राइड कह लीजिए बात है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है और जो हम सब लोगों का सपना है कि हमें विकसित बनना है 2047 तक। तो विकसित की एक परिभाषा पर कैपिटा इनकम होती है। तो हम लोगों ने एक यूँ कह लीजिए मील पत्थर क्रॉस कर लिया और बड़ी अच्छी बात है, मील पत्थर क्रॉस किया, पर आगे हम लोग को जैसे कहते हैं ना, अभी भी बहुत परिश्रम करना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कल उधर बहुत अच्छा सब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में कहा कि सिर्फ विकसित भारत के लिए केंद्र नहीं, राज्य सरकारों को भी वन टीम बनकर आगे चलना पड़ेगा। तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि दरअसल ये जो बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है इसके पीछे के कारण क्या रहे, ये सफर इतना महत्वपूर्ण कैसे रहा। तो देखिए जरा सा, मोदी के मेड इन इंडिया विजन का जो असर रहा वो ये रहा कि दरअसल यहाँ पे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिला। एप्पल जैसी कई कंपनियां भारत में आई और मोदी के विजन से आर्थिक मंदी बेअसर हो गई। कोरोना का भी अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ा।
ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत को नुकसान नहीं पहुंचा और भारत की जो अर्थव्यवस्था है लगातार अपनी रफ्तार से बढ़ती रही। तो मुश्किलें चाहे लाख बीच में आई, चाहे कोविड को लेकर आई हो, चाहे टैरिफ वॉर को लेकर आई हो, लेकिन इन सब के बीच जो रफ्तार थी भारत के विकास की वो आगे बढ़ती रही। नतीजा ये हुआ कि दरअसल भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए धमक बना करके आगे बढ़ रही है। इस बीच जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस उपलब्धि को लेकर, वो भी सुन लीजिए। मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इससे भी आगे और जाएंगे अपन। अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत अच्छा है, हमारा देश चौथे नंबर पे आ गया है। वैसे अगर कोशिश रही तो हम नंबर 2 पे भी आ सकते हैं। हमारे देश के जो पब्लिक है यहाँ की वो बहुत मतलब आगे बढ़ने की चाहत है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम नंबर 1 पर भी जा सकते हैं। पहले हम लोग माने इंडिया में हम लोग सामान जो थी बनता था वो सामान माने विदेशों पर हम लोग माने निर्भर थे, लेकिन अब है कि माने आत्मनिर्भर भारत इनका जो है सपना है ये माने साकार हो रहा है। ये मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है हमें। जो हमारे इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड में, हमें बहुत इस बात की खुशी है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, विदेश में जाके घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप बना रहे हैं वहाँ उनके साथ, तो डेफिनेटली हम आगे जाएंगे और इसका नतीजा हमने अभी देखा ही है पिछले महीने। तो बड़ी इकोनॉमी बनने के साथ साथ जिस तरीके से जो लक्ष्य बड़ा है वो भी यहाँ पे देख रहे होंगे आप, लेकिन जो लोग हैं वो मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ये मानते हैं कि देश आगे बढ़ेगा तो वो आगे बढ़ेंगे। उनकी रफ्तार पे, विकास की रफ्तार पे, उनकी इकोनॉमी पे, उनकी सैलरी पर, उनके खर्चों पर, सब चीज़ों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। इस बीच जो सफ़र रहा इस उपलब्धि के बीच का वो कैसा रहा और कैसे इस उपलब्धि का असर पड़ने वाला है देश के विकास की रफ्तार पे, रिपोर्ट में दिखाता है आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को महाशक्ति बनाने का जो सपना देखा था, भारत अब उस रास्ते पर एक और कदम आगे बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था। वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, जब भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमी में शामिल होने पर बीजेपी में खुशी का माहौल है। बीजेपी और एनडीए के नेता इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये मोदी सरकार की इच्छा शक्ति और फैसलों का ही नतीजा है, जिससे भारत आज 11वें नंबर से 4थे नंबर की इकोनॉमी तक का सफर तय कर चुका है। हम लगभग 4.25 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गए हैं और दुनिया की 4थे नंबर की इकॉनमी हो गए हैं। बहुत जल्दी ही हम दुनिया की 3रे नंबर की इकॉनमी होंगे और 5 ट्रिलियन की इकॉनमी होंगे। 2028 तक ऐसा लगता है कि वो लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। पूरे वर्ल्ड के पैमाने पे आज हम 4थे स्थान पर पहुंचे हैं, जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी 2040 तक की बात करी थी, जो संसद में स्टेटमेंट किया था कि वर्ल्ड की हम 4थी शक्ति 2040 तक बनेंगे। और आज एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार ने 2025 में ही वो टारगेट टच कर दिया है। देश को दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर बीजेपी जहां खुशी मना रही है, वहीं विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस और आरजेडी ने इसे आम लोगों के विकास से जोड़ा है। विपक्ष ने देश के हंगर इंडेक्स और प्रति व्यक्ति आय के मुद्दे पर भी सवाल खड़े किए हैं। कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें, अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें, आम आदमी का जीवन, मध्यम वर्ग का जीवन, जरा उस पर चर्चा करिए ना। ये कह देना साहब इससे आगे बढ़ गए, उससे आगे बढ़ गए, सबसे आगे बढ़ गए साहब, लेकिन देशवासियों से तो पूछिए वो कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं। अर्थव्यवस्था आम नागरिक को तब बेहतर समझ में आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। हंगर इंडेक्स का क्या होता है? असल में क्या होता है ना कि जब आप जीडीपी की साइज पर बात करते हैं तो 5 समृद्धि के टापू असमानता के महासागर की तस्दीक नहीं कर सकते। उसके बारे में क्या टिप्पणी होगी? बीजेपी और कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे, लेकिन देश की 4थी बड़ी इकोनॉमी बनने पर जनता खुश है। देश के लोगों ने इसके लिए मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की है।
नहीं, डेफिनेटली मैम बहुत प्राउड इंडियन वाली फीलिंग आती है, बिकॉज एज यू नो कि मैन्युफैक्चरिंग भी अपन अब सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। हाँ, नंबर 1 बनने की पूरी कैपेबिलिटी है हमारे अंदर, बट इट विल टेक टाइम। अभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग तीसरे चौथे में आ जाएंगे। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है जो विजन है, शायद उसी का देन है कि हम लोग आज तीसरे चौथे में आ गए हैं। हमें बहुत गर्व है कि हम लोग चौथे नंबर पर आ गए हैं। बहुत जल्दी हम पहले दूसरा स्थान भी ले लेंगे। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश ने जो उपलब्धि हासिल की है वो सफर थमने वाला नहीं है। ऐसे में देखना ये है कि भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी कब तक बनता है और अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्था को कब तक टक्कर दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां से आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव। लालू ने 6 साल के लिए तेज प्रताप को आरजेडी से निकाला है। पार्टी और परिवार में उनकी कोई भूमिका नहीं है। लालू यादव ने साफ कर दिया है, व्यवहार पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है आचरण। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। लालू ने एक्स पर पोस्ट करके फैसले की जानकारी यहां पर साझा की गई है। तो लालू यादव ने अपने ही बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से निकाल दिया है और साफ कर दिया है कि पार्टी और परिवार में उनकी कोई भूमिका नहीं है। तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है और उनकी ओर से कहा गया है कि हम ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लालू जी की कार्रवाई को हमारा समर्थन है। उनका निजी और राजनीतिक जीवन अलग अलग रहा है और यही वजह है कि उनकी ओर से अपने पिता के लिए गए बड़े फैसले का समर्थन किया गया है और ये कहा गया है कि हम लालू यादव के फैसले का समर्थन करते हैं। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं पूरे फैसले को लेकर, सुनवाते हैं आपको। बड़े भाई की बात है। राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम। आरजेडी के इस बड़े फैसले को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से दरअसल कहा गया कि दरोगा प्रसाद के परिवार के साथ अन्याय हुआ। ये चूहा बिल्ली का खेल नहीं, एक बेटी का अपमान है। ये नीरज कुमार की ओर से बड़ा बयान दिया गया है आरजेडी की ओर से बड़े फैसले को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। दरोगा प्रसाद राय जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दरोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, चूँकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है, तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। उधर जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने तेज प्रताप यादव के विवाद को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। अरे ये जात की बात करने वाले जो नेता हैं, ये जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। इनको किसी की चिंता नहीं। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने सलाह दी है और ये कहा है दरअसल कि जो नेता है वो बिना वजह बयानबाजी से बचे।
पीएम मोदी ने नेताओं को बोलने के दौरान संयम बरतने की सलाह दी है। हर मुद्दे पर बयान देना जरूरी नहीं है। पीएम मोदी की ओर से एनडीए की बैठक में नेताओं को सलाह दी गई। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक उनकी ओर से साफ-साफ ये निर्देश दिए गए हैं कि नेता बिना वजह बयानबाजी से बचें। हर मुद्दे पर बोलना जरूरी नहीं। और यार ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब